लास्ट क्लास हम लोगों की जो हुई थी उसमें हम लोगों ने क्रॉप इंडस्ट्री में किस तरीके से आप यूज़ करते हो बायोटेक्नोलॉजी को और यूज़ करने के बाद आखिर होता क्या है, हम लोगों को क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, ये सारे टॉपिक्स पे, ये सारे मुद्दों पे हम लोगों ने बातचीत की थी, है ना। अच्छा। और साथ ही साथ में हमने ये भी देखा था कि आखिर टिश्यू कल्चर क्या होता है। अभी उसी सेम बायोटेक्नोलॉजी का हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यूज़ करने वाले हैं। बट कहाँ पे? फ्लोरीकल्चर में। फ्लोरीकल्चर का मतलब बेसिकली होता है फूलों को उगाना। जैसे हम लोग अनाज की खेती करते हैं, जैसे हम लोग फल की खेती करते हैं, होते हैं ना, बड़े 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 बगीचे होते हैं फलों के, वहीं से तो फल निकल निकल के मार्केट में आते हैं यार बिकने के लिए। तो वैसे ही फ्लावर्स फ्लावर्स की भी क्या की जाती है, आप लोगों की खेती की जाती है। जैसे जब दिवाली का वक्त आता है तो तुमने देखा होगा कितने सारे गेंदे के फूल मार्केट में बिकते हैं। तो वो गेंदे के फूल लोगों के घर से तोड़ तोड़ के थोड़ी ना लाते हैं, खेती होती है, ठीक है, फ्लावर्स की। और उन फ्लावर्स को फिर क्या किया जाता है, आफ्टर देयर ग्रोथ उनको क्या किया जाता है, बेचा जाता है। राइट, ओके, ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो अभी हम बायोटेक्नोलॉजी को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं बताइए, इस पर्टिकुलर फ्लोरीकल्चर के लिए। ये हम लोगों को यहाँ पे आज की क्लास में सीखना है। नर्सरीज में हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। नर्सरीज का मतलब समझते हो ना, जहाँ से आप लोग पौधे खरीद खरीद के लाते हो, ठीक है, जहाँ पे आप क्या करते हो, पौधे खरीद खरीद के लाते हो, उस पर्टिकुलर जगह को हम लोग क्या कहते हैं, नर्सरी कहते हैं। तो नर्सरी वालों के पास पौधे कहाँ से आते होंगे? क्या वो लोग भी कहीं से और से खरीदते होंगे? क्या नहीं, हो सकता है अगर छोटी नर्सरी हो तो आप लोगों के कहीं और से खरीदते हो, बट अगर बड़ी नर्सरी है तो वो कई बार पौधे खुद भी बनाती है, खुद बनाती है पौधों को, ठीक है। अच्छा, अब आगे क्या? अब आगे ये कि किस तरीके से नर्सरी वालों के लिए आपकी ये जो टेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी, ये यूज़फुल हो सकती है, ये हमको जानना है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या फॉरेस्ट्री, जिनको पेड़ लगाने हैं बहुत सारे, तो बहुत सारे पेड़ अगर किसी चीज़ के, आप वो कैसे ले सकती है। अच्छा, तो ऐसे केस में अब हम लोग क्या करें, क्या कर सकता है ये। अच्छा, तो देखो, सबसे चीज़ आपको जो बोली जाती है वो ये होती है टिश्यू कल्चर। अब टिश्यू कल्चर क्या है, ठीक है, आप लोगों का एक ऐसी टेक्निक है जिसके बारे में हमने कल पढ़ा था, जिससे हम लोग शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, ठीक है, आप लोग क्या करते हो, आप लोग क्या करते हो, बहुत सारे नए सैपलिंग्स क्रिएट कर सकते हो, जिसे अपने लैब में रख सकते हो। और जब आपको ऐसा लगे कि इनकी आप एक सफिशिएंट लेवल पे ग्रोथ अटेन कर चुके हैं, तब आप जाके इनको अपने गार्डन वगैरह में अलग अलग छोटे छोटे बैग्स में आप इनको ट्रांसफ़र कर सकते हो और फिर आगे इनको अलग नई जगह पे भेज सकते हो। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब हमें किसी भी प्लांट को बहुत ज़्यादा, ठीक है, आपका ग्रो करना होता है, तो हम लोग इसी टिश्यू कल्चर की मदद लेते हैं, बराबर है। अच्छा, हम किसकी मदद करते हैं, टिश्यू कल्चर की मदद करते हैं। ओके, क्या करता है टिश्यू कल्चर ये हम लोगों का? तो टिश्यू कल्चर जो होता है ये एक शॉर्ट पीरियड में, ठीक है, ये क्या करता है, एक शॉर्ट पीरियड में आपको बहुत सारे छोटे 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 एक्सेलेंट क्वालिटी के क्या करता है, देखो इस तरीके से क्या करता है, बहुत सारे प्लांट्स उगा के दे सकता है। मतलब आपका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, शॉर्टर ड्यूरेशन। अगर आप प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू जाओगे कि कलम लगाओगे, बीज लगाओगे, फिर पौधा उगेगा, तो उस नए पौधे को फुली ग्रोन होने में, ठीक है, आप लोगों को क्या है, आप लोगों को वक्त लगेगा, ठीक है। तो अभी अगर हमने टिश्यू कल्चर की टेक्निक का इस्तेमाल किया है तो हम प्लांट्स को लार्ज स्केल पे ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और लेकिन मैडम ये फ़ायदेमंद कैसे हैं? वहाँ पे तो बस आपका वक्त ज़्यादा नहीं लगेगा, बाकी ग्रो तो वहाँ भी लार्ज स्केल पे किया जा सकता है, बिल्कुल, वहाँ पे भी लार्ज स्केल पे ग्रो किया जा सकता है। लेकिन एक समस्या है मैडम। अब इसमें क्या समस्या है, देखो, आपने नोटिस किया होगा कि जो आम है वो गर्मियों के सीज़न में आता है ना, उस पर फूल निकलता है, ठीक है, फिर फूलों में
एक्चुअल में वहाँ पे रिप्रोडक्शन होता है, जो कि आप क्लास 10th में पढ़ेंगे कि जो फ्लावर्स है वो किस तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, आप ये जो चीज़ है ये आप क्या करेंगे, क्लास 10th में पढ़ेंगे कि फ्लावर्स जो है वो किस तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं। डन, आप ये क्लास 10th में पढ़ने वाले हैं। तो जब आप क्लास 10th में इस चीज़ को पढ़ेंगे कि फ्लावर्स किस तरीके से रिप्रोडक्शन करता है, तो आपको पता चलेगा कि फ्लावर्स के रिप्रोडक्शन करने के लिए प्लांट के ऊपर फ्लावर्स में मेल पार्ट को फीमेल पार्ट के अंदर जाना होता है। ठीक है, मेल वाली जो चीज़ है, जो मेल के सेल्स होते हैं, सेक्स सेल्स जो होते हैं, एक मिनट, हेलो, शायद 2:30 तक, 2:30 पौने 3। ठीक है, तो होता कैसा है कि वो जो आपके क्या कह रही थी मैं, हाँ, मेल सेक्स सेल्स होते हैं, उन मेल सेक्स सेल्स को बेसिकली फीमेल सेक्स सेल्स के साथ कंबाइन होना पड़ता है, तभी तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो ये मेल सेक्स सेल्स अलग जगह पे रहते हैं प्लांट्स के अंदर, जो फीमेल सेक्स सेल्स है इनकी पोजीशन अलग होती है। तो मेल को फीमेल के पास ट्रैवल करते हुए जाना रहता है। अब मेल सेक्स सेल्स प्लांट के अंदर, उनके कोई पाँव तो है नहीं कि मस्त टुकुर टुकुर चलते हुए फीमेल सेक्स सेल्स तक पहुंच गए और रिप्रोडक्शन हो गया सेक्सुअल। तो ऐसे केस में वो मेल सेक्स सेल उस फीमेल सेक्स सेल तक जाता कैसे, इस चीज़ का ट्रांसफ़र होता कैसे है। तो बेसिकली इसका ट्रांसफ़र करने के लिए आपके अलग अलग प्रकार के एजेंट्स होते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कोई चिड़िया या कोई पक्षी या कोई इंसेक्ट आके आपके फ्लावर के ऊपर बैठा, उसके पाँव पे आपके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, पोलन ग्रेन्स का मतलब आप ये मान के चलो मेल सेक्स सेल्स पोलन ग्रेन्स चिपक गए, तो चिपक के जब वो थोड़ा दूर गया तो उसके पाँव से निकल के फीमेल सेक्स सेल के अंदर जाके गिर गए, ऐसा एक हो सकता है। या फिर बारिश होती है, बारिश होने की वजह से जो ऊपर का आपका पानी है कई बार बह बह के प्लांट्स के अंदर आता है, तो उस पानी से बहते हुए आप लोगों के, ठीक है, आप लोगों का क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि पानी के थ्रू वो पोलन ग्रेन बह गया। हवा चलती है, कभी हवा से उड़ते हुए, ठीक है, आप लोगों का क्या है, आपका जो पोलन ग्रेन है वो पर्टिकुलर पोलन ग्रेन आप लोगों का उड़ते हुए लेट से वहाँ तक चला गया। अच्छा, तो ऐसे केस में आपके अलग अलग मेथड्स होते हैं, तो वो मेथड्स को आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, डिपेंड कि हमारे हाथ में नहीं है, इंसेक्ट ने किया है तो, या वाटर ने किया है, या फिर आप लोगों के हवा ने किया है। तो ये जो ट्रांसफ़र वाली प्रोसेस है, हाँ, तो वो वाली ट्रांसफ़र वाली प्रोसेस को बेसिकली आपके एजेंट्स लोग करते हैं। पानी एक एजेंट है, हवा एक एजेंट है, इंसेक्ट्स एक एजेंट है, लेकिन इस ट्रांसफ़र वाली प्रोसेस को कहा जाता है पॉलिनेशन। तो जब तक ये पॉलिनेशन होता नहीं है तब तक आप लोगों का फ्रूट नहीं बनता है, तब तक आप लोगों का क्या नहीं होता है, आपका ये पॉलिनेशन नहीं होता है। या फिर आप जो सीड ज़मीन में लगाते हो, जब तक वो जर्मिनेट होकर ऐसा छोटा सा पौधा, जब अपन बीज लगाते हैं तो ऐसा छोटा सा पौधा अपना अंकुरित होकर आता है ना बाहर, बराबर, जब तक इस तरीके से बीज आपका अंकुरित नहीं होता है तब तक हम पर्टिकुलर प्लांट को क्या नहीं कर सकते, यूज़ नहीं कर सकते। हमको वेट करना पड़ता है कि अरे यार कब वो जर्मिनेट होगा, कब वहाँ पे पॉलिनेशन होगा, राइट, बराबर, ओके। लेकिन ऐसे प्लांट्स जिनमें मान के चलो पॉलिनेशन होता ही नहीं है, या मान लो जिनके अंदर जर्मिनेशन डिले होता है, तो ऐसे प्लांट्स को ग्रोथ लार्ज स्केल में कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो ऐसे प्लांट्स के लिए हम लोग क्या टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, आपका टिश्यू कल्चर। आप टिश्यू कल्चर से उनका एक सेल निकाल लो और उस पर्टिकुलर सेल से आप क्या कर लोगे, आप वहाँ पर बहुत सारे उनके नए 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 सैपलिंग्स क्रिएट कर लोगे। इसमें आपको वेट करने की ज़रूरत ही नहीं है कि अरे कब हम लोगों का जर्मिनेशन होगा, ठीक है, बराबर, कब हम लोगों का पॉलिनेशन होगा, तब नहीं। आप टिश्यू कल्चर यूज़ करो, बराबर, टिश्यू कल्चर टेक्निक से आप क्या करो, वहाँ पे आप वहाँ पे बहुत सारे उसके सेल से सैपलिंग्स क्रिएट कर लो, ठीक है, बराबर, और बहुत सारे सैपलिंग्स क्रिएट करने के बाद आप वहाँ पे अपना आराम से प्लांट निकाल लो। तो इसका एक एग्जांपल है ऑर्चिड्स और एक एग्जांपल है पिक्चर प्लांट।
जो हम लोग टिश्यू कल्चर वाली टेक्निक से क्या कर सकते हैं, ठीक है, आपका यूज़ कर सकते हैं। ओके, ऑर्चिड्स तो देखो वो फूल है जो यूजुअली डेकोरेशन पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, है ना। आप थोड़ा गूगल आउट करना ऑर्चिड्स को, अलग अलग प्रकार के ऑर्चिड्स आते हैं। ऑर्चिड्स बहुत ही खूबसूरत फूल होते हैं। वैसे तो हर फूल अपने आप में खूबसूरत होता है, बट स्टिल ऑर्चिड्स जो होते हैं आपके बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। और इन ऑर्चिड वाले फूलों को हम इस्तेमाल करते हैं किस पर्पज़ के लिए, डेकोरेशन वाले पर्पज़ के लिए, ठीक है, डन। ओके, इसके अलावा पिचर प्लांट, इसके बारे में आपने सुना होगा, है ना। तो पिचर प्लांट के बारे में तो हम जानते हैं कीड़े खा जाता है। बताओ कैसा प्लांट है यार, कीड़े खाता है, इंसेक्टिवोरस प्लांट है एक। तो ये जो पिचर प्लांट होता है ये भी आप इस पर्टिकुलर टेक्निक से क्रिएट कर सकते हो। इसके लिए हम करते क्या हैं, जैसे कि ऑलरेडी मैंने तुम्हें कल बताया था कि आप उस प्लांट से उसका सेल निकालते हो, उस सेल को आप एक न्यूट्रिटिव मीडियम में रखते हो। मतलब अगर आप उस सेल की ग्रोथ चाहते हो तो आपको ऑब्वियस है कि ग्रोथ के लिए उसको न्यूट्रिटिव मीडियम में तो रखना पड़ेगा ना, जहाँ से उसको न्यूट्रिएंट्स मिले। तो ऐसा नहीं होता है कि उस सेल को किसी कटोरी में न्यूट्रिटिव मीडियम डाला और सेल को उस कटोरी के अंदर डाल दिया, ऐसा नहीं होता है। प्रॉपर तरीके से देखो, ऐसा एक फ्लास्क होता है जिसे हम लोग कहते हैं बायो रिएक्टर, उसके अंदर न्यूट्रिटिव मीडियम भी होता है, उसके अंदर प्रॉपर तरीके से आप लोगों के सेल भी होते हैं, है ना, ताकि जो हमारी हवा में जो पैथोजेंस है, अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, उस सेल को क्या ना कर सके, डैमेज ना कर सके। इसीलिए उसको इस तरीके से प्रॉपर तरीके से क्लोज एनवायरनमेंट में रखना ज़रूरी है ना। फिर कुछ दिनों बाद जब उनको न्यूट्रिटिव मीडियम में रहते हुए हो जाते हैं तो देखो ऐसे ढेर सारे छोटे 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 प्लांट्स क्रिएट हो जाते हैं, बहुत सारे सैपलिंग्स क्रिएट हो जाते हैं, बहुत सारी सीडलिंग्स क्रिएट हो जाती हैं, बहुत ही कम मटेरियल में। सोचो मिट्टी का इस्तेमाल नहीं हुआ, इमेजिन कर रहे हो, मिट्टी का इस्तेमाल नहीं हुआ, ज़मीन का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमारा आज के ज़माने में सबसे बड़ा इशू क्या है, इवन इंडिया का बता रही हूँ मैं, बाहर का नहीं बता रही हूँ, क्योंकि बाहर के देशों में सही में यार पॉपुलेशन कम है, हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा है, तो हमारे पास ज़मीन कम है, क्योंकि रहने के लिए हमें ज़मीन चाहिए। हम लोग धीरे धीरे एग्रीकल्चर लैंड को कन्वर्ट करते जा रहे हैं रेसिडेंशियल एरियाज़ में। तो अगर आपके पास लैंड ही नहीं होगा तो आप किस तरीके से मतलब करोगे, या फिर आपको वेट करना पड़ेगा कि जब पहले एक खेती कंप्लीट हो जाएगी तब मैं उस लैंड पे दूसरी खेती करूँगा। सो ये भी एक समस्या है। तो बिना सॉइल का इस्तेमाल किए, बिना लैंड का इस्तेमाल किए आप बारिश पे डिपेंडेंट नहीं हो, आप धूप पे डिपेंडेंट नहीं हो, आपने बहुत सारे प्लांट्स क्या कर लिए, क्रिएट कर लिए लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, ठीक है। और जब ये टिश्यू कल्चर से पैदा हुए प्लांट्स आप लोगों के क्या हो जाते हैं, थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो इन प्लांट्स को हम निकाल के प्रॉपर तरीके से जो जगह है वहाँ पे जाके इम्प्लांट कर देते हैं और फिर फर्दर इनकी ग्रोथ वहाँ पे होती है, ठीक है। अब इस टिश्यू कल्चर वाली टेक्निक का एक फ़ायदा और है, जैसे कि देखो दिक्कत क्या है कोई भी जगह की, कि धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ रही है। पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, फ्लोरा एंड फाउना, यानी कि प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, बिकॉज आप जंगल काट रहे हो, है ना। जब आप जंगल काटते हो तो आप ये थोड़ी ना देखते हो कि जंगल के पास उसके नीचे कुछ हर्ब्स लगे होंगे, कुछ छोटे छोटे क्रीपर्स, क्लाइंबर्स, कुछ शर्ब्स होंगे, आप काट देते हो, राइट, आप सीधा उठा के काट देते हो। तो होता क्या है कि वो जो अच्छे अच्छे शर्ब्स, हर्ब्स, क्लाइंबर्स, क्रीपर्स वहाँ पे उन ट्रीज के साथ थे, वो भी धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, आप लोगों के गायब हो जाते हैं, ठीक है। वो भी धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि जैसे हमारी पृथ्वी से एक पक्षी था डोडो, वो डोडो पक्षी गायब हो गया, धीरे धीरे हमारी ये एक्सटिंक्ट हो जाते हैं हमारे कई सारे प्लांट्स, ठीक है। हम लोगों के कई सारे प्लांट्स भी क्या हो जाते हैं, एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। अगर आपको पता है कि मेरा फलाना प्लांट एक्सटिंक्ट होने वाला है तो आप क्या करो, उस प्लांट का टिश्यू कल्चर करो फटाफट। क्यों, इससे फायदा क्या होगा, कम समय में आपको उसके जैसे अदर सैपलिंग्स आपको मिल जाएंगी और आप उसके जैसे अदर सैपलिंग से और नए प्लांट बनाओगे, फिर और नए प्लांट। तो धीरे धीरे जो चीज़ एक्सटिंक्ट होने वाली है या एंडेंजर्ड स्पीशीज है, आप उसको क्या कर सकते हो, एक्सटिंक्ट होने से
बचा सकते हो, आप उन्हें प्रोटेक्ट कर सकते हो ताकि फ्यूचर में आपको वो मिले। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग हमारे बच्चों को बता रहे हैं कि अरे एक ज़माने में ये फलाना चीज़ हुआ करती थी, ये नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से टिश्यू कल्चर से आप क्या कर सकते हो, अपने उन प्लांट्स की जो रेट ऑफ प्रोडक्शन है उनको क्या कर सकते हो, आप बढ़ा सकते हो। टिश्यू कल्चर से जो प्लांट्स पैदा होते हैं उनके और भी फायदे होते हैं। क्या फ़ायदे होते हैं मैडम, ये डिसीज़ फ्री रहते हैं, मतलब बेसिकली जल्दी इनमें कीट मकोड़ ये सब नहीं पड़ते, ठीक है, वायरस फ्री होते हैं। डन। तो टिश्यू कल्चर टेक्निक्स के बहुत सारे फ़ायदे हैं आपकी फ्लावर इंडस्ट्री में भी। अब हम लोग हमारे नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, दैट इज़ एग्री टूरिज्म। अच्छा, एग्री थोड़ा अजीब लग रहा है, एग्रो टूरिज्म ज़्यादा अच्छा लगता है सुनने में। इस एग्रो टूरिज्म पे हम लोग बातचीत करें इससे पहले मैं तुम्हें बताती हूँ कि नागपुर में हमारे यहाँ एक बहुत ही प्यारी सी जगह है घूमने की। वैसे तो नागपुर के आसपास बहुत कम स्पॉट्स है घूमने लायक, ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं नागपुर के प्रति कोई हेट्रेड है मेरा, ऐसा नहीं है, बट रियली यहाँ पे बहुत कम स्पॉट्स हैं। अगर आप थोड़ा सा महाराष्ट्र में पूना, कोल्हापुर, औरंगाबाद, मुंबई इस तरफ जाओगे तो वहाँ यार बहुत सारी चीज़ें, बट खैर जितनी भी चीज़ें हम लोगों के आसपास हैं, जितना भी है जैसा भी है, ओके, अगर आप मान के चलें कुछ जगहों पे घूमने गए, फॉर एग्जांपल नागपुर में एक छोटा सा रामधाम बनाया है, ठीक है, छोटा तो नहीं यार काफ़ी बड़ा है, बट एक रामधाम बना है। काइंडली कंफ्यूज मत हो जाना, 2 रामधाम है। जब आप नागपुर टू भोपाल जाते हो ना तो आई थिंक बीच में एक रामधाम आता है मध्य प्रदेश की बॉर्डर में, वो रामधाम एक अलग रामधाम है, और नागपुर में भी एक रामधाम बनाया गया है, ठीक है। इसके अलावा एक जगह नागपुर में और घूमने लायक है जिसको यूजुअली हम लोग अभी कुछ महीने पहले ही घूम कर आए हैं। क्या नाम था उस जगह का, रुको मैं मेरे गूगल्स की हिस्ट्री देखती हूँ। रुको एक्चुअली उतना लास्ट वीक तक की हिस्ट्री दिखा रहा है, उससे पहली वाली नहीं दिखा रहा है। क्या नाम था यार उस जगह का, बहुत ही प्यारी जगह है वो। रुको मेरे को सोचने दो, पता नहीं याद आएगा कि नहीं आएगा। खैर मुझे याद नहीं आ रहा है, अगर लेट से कभी याद आया तो मैं शेयर करूँगी, बट मुझे भी याद नहीं आ रहा है। उसको आप ना जो महाराष्ट्र की टूरिज़्म वाली वेबसाइट है आप उस जगह पे भी उसको लोकेट कर सकते हो, क्या तो है MTDC या पता नहीं समथिंग कुछ, उनकी महाराष्ट्र टूरिज़्म की वेबसाइट है, आप वहाँ पे उनको देख सकते हो, अच्छी जगह है। खैर एग्जैक्टली तो देखो मुझे याद नहीं आ रही, अभी बिल्कुल भी याद नहीं आ रही वो जगह। अच्छी पहाड़ों के ऊपर है, पहाड़ियों से घिरी हुई है वो जगह आप लोगों की। तो जब आप उस पर्टिकुलर जगह पे जाएंगे आपको वहाँ पर भी एग्रो टूरिज़्म दिखेगा। अब मेरा बातचीत एग्रो टूरिज़्म पे चल रही थी, थोड़ा एग्रो टूरिज़्म पे वापस आते, जब याद आ जाएगा तब मैं बता दूंगी कि यार वो कौन सी जगह थी। है तो देखो होता कैसा है, एग्रो टूरिज़्म मतलब आपके पास जो ज़मीन वगैरह रहती है, ठीक है, आप लोगों के पास जो ज़मीन वगैरह रहती है उस पर्टिकुलर ज़मीन में क्या करते हैं वो लोग, अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स, ठीक है, अलग अलग प्रकार के आप लोगों के क्या होते हैं जो फ्लावर्स होते हैं, इन सारी चीज़ों को वो क्या करते हैं, उगाते हैं, ठीक है। दैट इज़ बेसिकली नोन एज एग्रो टूरिज़्म, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एग्रो टूरिज़्म। जब हम रामधाम गए थे तो उन्होंने बहुत बड़े लैंड एरिया को एग्रो टूरिज़्म में कन्वर्ट किया था। अलग अलग प्रकार के फल, अलग अलग प्रकार की सब्जियां, अलग अलग प्रकार के फ्लावर्स, ये सब उन्होंने वहाँ पे उगाए थे। एक अच्छी जगह है एग्रो टूरिज़्म के लिए, आप देख सकते हो रामधाम में। और एक और है जो मुझे अभी याद नहीं आ रही है, हाँ याद आ गई, चलो, शिव तीर्थ इसे कहते हैं, ये भी एक अच्छी जगह है। शिव तीर्थ में आपको कुछ एक्टिविटीज़ करने को भी मिल जाता है, वाटर एक्टिविटीज़ वगैरह वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये 2 जगहों पे मैंने एग्रो टूरिज़्म देखा था। शिव तीर्थ में पता है हम लोगों ने क्या कहते हैं, सीताफल खरीदे थे, सीडलेस सीताफल। जैसे आप लोग सीताफल अगर खाए हो तो आपको पता होता है ना कि सीताफल कैसा रहता है, उसमें कितना सारा बीजा रहता है, फिर उसके आजू बाजू वाइट वाइट पोर्शन रहता है, राइट।
तो ऐसे केस में हमने जो वहाँ से सीताफल लिए थे उनके गार्डन्स के लगे हुए हमारे सामने उन्होंने सीताफल तोड़कर हमको बेचा था। दैट इज़ बेसिकली एग्रो टूरिज्म कि अगर आपके पास एक सफिशिएंट ज़मीन है तो आप अलग अलग प्रकार के फल, आप फ्लावर्स, आप फ्रूट्स उगा सकते हो और उस उगाए हुए फूलों फ्लावर को आप बेच सकते हो नियर बाय लोकल मार्केट्स में, या फिर जो लोग आपके यहाँ विजिट करने आते हैं आप उनको पूरी प्रोसेस दिखा सकते हो, या हम उस पूरी प्रोसेस पे चीज़ों को देख सकते हैं। जब हम रामधाम गए थे तो बताइए मैंने रामधाम में रामफल देखा। मैंने पहली बार रामफल के बारे में सुना था मेरी चाची के मुंह से कि एक रामफल नामक एक चीज़ होती है जो सीताफल में कैसा रहता है, आपको उठा उठा सा दिखता है उसका सरफेस, राइट। रामफल का सरफेस एकदम चिकना होता है। मैंने खैर आज तक कभी रामफल खाया नहीं है, हमारी चाची बताती हैं कि रामफल सीताफल से भी ज़्यादा मीठा होता है। तो मैंने पहली बार रामफल को अभी जब हम ये रामधाम गए थे तो वहाँ का जो एग्रो टूरिज्म था वहाँ पे मैंने देखा था। जब हम लोग शिव तीर्थ गए थे तो वहाँ पे एंट्री लेते बराबर इतनी एग्रो टूरिज्म थी खतरनाक। वहाँ पे पूरी वेल में मैंने वो ब्लैक कलर के जो अंगूर थे, ये मोटे मोटे अंगूर, वो लटकते हुए देखे। थोड़ा हम आगे गए तो अलग अलग वेराइटीज ऑफ हिबिस्कस प्लांट्स वहाँ पे लगे हुए थे, अलग अलग वेराइटी के फूल, ठीक है। गुलाब के फूल तो रामधाम में इतने थे, मतलब आप ढूंढते रह जाओगे कौन से कलर का गुलाब वहाँ पे नहीं है, राइट। तो इसको हम लोग कहते हैं एग्रो टूरिज्म। ये दोनों स्पॉट्स हैं नागपुर के पास, घूमने के अच्छे हैं, वन डे ट्रिप के लिए बहुत प्यारा है। शिव तीर्थ हम लोग हमारी शादी की सालगिरह में गए थे, और रामधाम आई थिंक हम लोग ये 26 जनवरी या फिर शायद बीच में कभी गए हैं शायद, ठीक है। खैर, तो एग्रो टूरिज्म का मतलब है कि अगर आपके पास एक सफिशिएंट लैंड है तो आप उस पर्टिकुलर लैंड पे अलग अलग प्रकार की चीज़ें उगाओ, लोग आपकी उन चीज़ों को देखने आएंगे। एंड ऐसा नहीं है कि उनको उगा के मैडम हम क्या करें, जो लोग आएंगे आप उनको भी बेच सकते हो, या फिर उन प्रोडक्ट्स को आप नियर बाय मार्केट में भी बेच सकते हो। खत्म। दिस इज नोन एज आपका एग्रो टूरिज्म। एग्रो टूरिज्म का मतलब यही होता है। एंड आजकल तुम देखना जितनी भी मैक्सिमम जगहें हैं जो घूमने लायक, वो अपना एक सर्टेन एरिया एग्रो टूरिज्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैं सही बताऊं लोगों को देखना अच्छा लगता है। हम लोगों ने खुद 2 से 3 घंटा पूरा एग्रो टूरिज्म रामधाम का भी देखा है, शिव तीर्थ का भी देखा है, ठीक है। शिव तीर्थ का थोड़ा ज़्यादा एग्रो टूरिज्म है क्योंकि उनके पास जगह बहुत ज़्यादा है, और रामधाम में थोड़ा लिमिटेड है, लेकिन उतना भी लिमिटेड नहीं है कि ज़ीरो है। हाँ, रामधाम में मैं तुमको बताऊंगी कि बहुत ही प्यारे आपको वहाँ पे बर्ड्स दिखेंगे। उन्होंने एक छोटी सी बर्ड सेंचुरी बनाई है। मैं ट्रस्ट मी, मैंने आज तक इतने सुंदर बर्ड्स नहीं देखे। मतलब मैं तो कभी ज़्यादा घूमी ही नहीं हूँ, मेरा बचपन भोपाल में बीता है। मध्य प्रदेश में बहुत घूमने की जगहें थी भोपाल के नियर बाय, तो बचपन में जो घूमे सो घूमे। उसके बाद अब जाके चीज़ों को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर रही हूँ। मैंने फर्स्ट टाइम चिड़ियाओं की वैरायटी देखी। मेरे पापा तो खैर बहुत देख चुके तो उनके लिए वो नॉर्मल था, बट मेरे लिए नॉर्मल नहीं था। अभी मेरे पास वो वीडियोस नहीं है, अंकित के मोबाइल में वो चिड़िया लोगों के वीडियोस हैं। उन्होंने बताया ऐसा नहीं किया कि एक छोटे से पिंजरे में उन्होंने चिड़िया को कैद कर दिया, नहीं, उन्होंने इतने बड़े बड़े उनके लिए केज बनाए और उनके जैसी बहुत सारे चिड़िया, बहुत सारे पक्षी उन्होंने डाले। तो अगर तुम चिड़िया लोगों को देखना चाहते हो तो मस्ट विजिट यार रामधाम। आप यहाँ जाइए, वहाँ पे बर्ड सेंचुरी है, बहुत प्यारा है। अच्छा, मुझे किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया है रामधाम और शिव तीर्थ के लिए, बता दूं, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मेरे पास वीडियो होगा, अंकित से मैं एक बार अपलोड करवा लूँगी थोड़ा सा अपने प्राइवेट जगह पर, फिर किसी नेक्स्ट क्लास में मैं तुमको लगे तो दिखाऊंगी। बहुत प्यारा जगह है, ठीक है। और उसके अलावा वहाँ पे और भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, बट मेरे को पर्सनली वहाँ पे जो चीज़ बहुत अच्छी लगी वो थी चिड़िया। एंड उसमें सबसे अच्छी चीज़ पता है मुझे ये लगी कि ऐसा नहीं है कि एक राउंड घूम रहे हैं, चलो 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 देख लिया बाहर निकलो, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं था। वहाँ पे अगर आपको एक चिड़िया अच्छी लगी है तो आप उसके सामने 2 घंटा बैठ के उसको निहारते रहो, कोई आपको नहीं बोलेगा कि भैया आपका एक राउंड हो गया बाहर निकलो। आप आराम से सुकून से उन चिड़िया को देखते ही रहो, देखते ही रहो, देखते ही रहो, ठीक है। तो ये जगह मैं चाहूँगी कि अब नागपुर में हो तो नियर बाय इन प्लेसेस को ज़रूर विजिट करो। खैर, तो एग्रो टूरिज्म से आप पैसा भी कमा सकते हो, टूरिस्ट को भी अट्रैक्ट कर सकते हो, और भी बहुत अच्छे अच्छे फ़ायदे हैं। तो उन्होंने बताया है कि एग्रो टूरिज्म में वो लोग आपको आम का झाड़, चीकू, गुआवा, नारियल, ये कस्टर्ड एप्पल मतलब वही आपका सीताफल,
और अलग अलग आप रीजनल फ्रूट ट्रीज आपको देख सकते हो। जैसे कई लोग महाबलेश्वर जाते हैं तो महाबलेश्वर में उनको स्ट्रॉबेरी मिलती है, राइट, एग्रो टूरिज्म के नाम पर। ठीक है, अब जैसे हम लोग जब गए थे एक जगह घूमने तो वहां पे एग्रो टूरिज्म के नाम पे कॉफी प्लांटेशन था। हमें तो सिर्फ फोटोज में दिखता है, तो नहीं, एक्चुअल में वो चीज कैसी है वैसी दिखती है। ठीक है, तो वही मैं बता रही हूँ, एग्रो टूरिज्म में क्योंकि हमें कम समय में ज्यादा प्लांटिंग्स चाहिए होती हैं, क्योंकि लोगों को वो जगह अट्रैक्ट करती है, तो देयरफॉर हम लोग क्या करते हैं वहां पर इस चीज का यूज कर सकते हैं, और ये बेचा भी जा सकता है तो प्रॉफिटेबल भी है, नो डाउट। अच्छा, इसके अलावा क्या हम ये जो पशुपालन, खेती पालन, ये जो होता है आपका पशु एनिमल हस्बेंड्री, या फिर जो आपका पोल्ट्री वाला बिजनेस होता है, या फिर आप जो सेरिकल्चर करते हो, इनमें क्या हम किसी तरीके से इस टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं क्या? तो डेफिनेटली आप इनको यूज कर सकते हो, ठीक है, राइट। लेकिन अभी फिलहाल हमारे बुक में इतना डिटेल बायोटेक्नोलॉजी इस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में नहीं दी है, तो छोटा छोटा जो बेसिक बेसिक डिटेल दिया है वो हम बात करते हैं। देखो, भारत में कई करोड़ों वर्षों से आपका ये पशुपालन यानी कि एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिस किया जा रहा है। बट एनिमल हस्बेंड्री का देखो ये मतलब नहीं होता है कि आपने जानवर को उसके प्रोडक्ट के लिए रखा है और बस आप उसको वैसे ही पड़े रहते रहो। यू हैव टू टेक केयर। आप उनको जहां रख रहे हो उनका क्लीन एनवायरनमेंट होना चाहिए, है ना, उनको खाने के लिए अच्छा खाना आपको देना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी खिला दे रहे हैं। एक बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग इंसिडेंट हुआ है, मैंने सुना है मेरे फादर के मुंह से। हमारे एक जान पहचान के व्यक्ति हैं, वो घर में गाय पालते हैं, कई सालों से पालते आ रहे हैं। तो अभी कैसा रहता है, एक एज के बाद जैसे ह्यूमंस में फर्टिलिटी खत्म हो जाती है, इन द सेंस बच्चा वो नहीं बेयर कर सकते, खैर, तो वैसे ही एनिमल्स की भी एक सर्टेन एज होती है जब तक वो दूध वगैरह आपको प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद यार वो नहीं करते, है ना। तो उनकी जो गाय थी, उस गाय की जो थी मतलब एबिलिटी मिल्क प्रोडक्शन की, उनके घर में काफी सालों से थी। एक सर्टेन एज के बाद उसका मिल्क प्रोडक्शन अब रुक गया। अब पता है उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस गाय को छोड़ दिया। बताओ कितना, और उनके बदले पे एक नई गाय थे। मतलब उनके लिए ये एक ऐसा इमोशनल लेस बिजनेस हो गया था कि अरे नहीं, आकर के हमको तो दूध से मतलब है, बिजनेस भी नहीं करते थे वो, खुद ही पीते थे दूध, उसका बेचते बेचते कुछ नहीं थे वो लोग, एक या दो गाय उनके घर में बस, हाँ, खुद ही पीते थे। तो उन्होंने उसको छोड़ दिया कि अरे यार इसके खाने पीने का खर्चा कौन उठाएगा। बताओ, ये गलत है, मेरे हिसाब से तो गलत है। बाकी मुझको नहीं पता बाकी पर्सन की क्या चॉइस है। आप किसी भी एनिमल को रखो, किसी भी एनिमल को, आप छोटे से चींटी को तक क्यों ना रखो अपने घर में, या बड़े से हिप्पोपोटामस को क्यों ना रखो, अगर आप किसी एनिमल को अपने घर में रख रहे हो तो इतना स्वार्थी मत बनो कि अगर मान के चलते हैं उसके यूटिलिटी का अब वो आपका नहीं रहा तो आप उसको दर दर की ठोकरें खाने के लिए बाहर छोड़ दो। ये काम आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप अपने घर में किसी भी प्रकार की एनिमल हस्बेंड्री दे रहे हैं तो आपको अपने गाय लोगों को एक बैलेंस फूड प्रोवाइड करना चाहिए। जैसे टीवी में ऐड आता है ना, बच्चों को पोषण आहार दो ताकि उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छी होगी। उनको भी एक अच्छा खाना चाहिए जिनके खाने में फाइबर ज़्यादा होना चाहिए, है ना, पानी उनको सफिशिएंट मिलना चाहिए। यार वो हेल्दी रहेंगे तो तुमको भी तो एक अच्छा न्यूट्रिएंट रिच क्या देंगे, दूध प्रोवाइड करेंगे। उनके रहने की जगह साफ सुथरी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि वहीं गंदगी पड़ी है, गोबर पड़ा है, सब कुछ, ऐसा नहीं, है ना। उनका कैटल क्या होना चाहिए, क्लीन एंड ड्राई होना चाहिए। उनके हवा पानी का प्रॉपर इंतजाम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि खुले में छोड़ दिया है, ठंडी धूप सब उनको लग रही है, ऐसा नहीं करना है ना। उनको वैक्सीनेशन देना चाहिए प्रॉपर, तो जाके वो भी हेल्दी, उनसे निकलने वाला मिल्क प्रोडक्ट भी हेल्दी। तो ऐसे में हमारे इंडिया में एनिमल हस्बेंड्री काफ़ी करोड़ों वर्षों से प्रैक्टिस की जा रही है, बाकी देशों में भी की जा रही है। अलग अलग प्रकार के वेराइटीज ऑफ काउस एंड बफेलोस रहते हैं, जैसे कि शाहीवाल, ये एक वैरायटी का नाम है, सिंधी, गीर, लाल कंधारी, देवनी, खिलारी, डंगी एक्सेट्रा। कुछ एक्सोटिक वेराइटीज भी होती हैं, फॉरेन ब्रीड्स में कहूँगी उनको, जर्सी, ब्राउन स्विस, हॉलस्टीन एक्सेट्रा। तो आपको ये वेराइटीज ऑफ नाम ये आपको याद रखने हैं, एटलीस्ट आपको दो दो तो याद रखने हैं कि एक्सोटिक वेराइटीज में कौन है और लोकल इंडियन वेराइटीज में कौन है, ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं है कि
हर स्टेट में आपको हर वैरायटी मिलेगी, हर स्टेट में आपको गाय की थोड़ी अलग वैरायटी मिलेगी। ठीक है, ये वो आपके प्रॉपर केयर के वो पॉइंट्स है जो आपको लेने चाहिए ताकि एक गाय आपकी अच्छे से रह सके। डन, अच्छे से रहेगी, अच्छा दूध देगी, अच्छा पनीर बनेगा, अच्छा मक्खन बनेगा, अच्छा न्यूट्रिएंट रिच फूड आपके अंदर जाएगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आते हैं पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग का एक ही मतलब होता है कि आपको अंडे चाहिए और आपको मीट चाहिए, उसको हम लोग बेसिकली कहते हैं पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग सिर्फ मुर्गियों की नहीं होती, मैं ये भी बता दूं, डक्स वगैरह की भी पोल्ट्री फार्मिंग होती है। डक्स के अंडे या अलग लोगों के अंडे उनकी भी होती है, बट जो बहुत ज़्यादा फेमस है दैट इज मुर्गा मुर्गी की पोल्ट्री फार्मिंग। अच्छा तुम देखना, ये वाली मुर्गी सफ़ेद कलर की है और ये वाली मुर्गी थोड़ी कलरफुल है। तो ये जो है ना, ये हम लोगों के इंडिया की देसी मुर्गी है। ठीक है, ये हम लोगों के इंडिया की देसी मुर्गी है और ये आप मान के चलो कि ये आप लोगों की विदेशी मुर्गी है। ठीक है, और मैं तुम्हें ये भी बता दूं, हमारी देसी मुर्गी के जो अंडे होते हैं वो वाइट नहीं होते। जैसे आपने देखा होगा ना, अपन मार्केट में खरीदने जाते हैं, दुकान में, किराना दुकान में, अंडा वाइट होता है। आपकी ये जो देसी मुर्गी है, इनके अंडे थोड़े से कलर्ड रहते हैं और सबसे ज़्यादा हेल्दी इन्हीं के रहते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा हेल्दी इन्हीं के रहते हैं। तो जब आप इन मुर्गियों को पालते हो इनके अंडों के लिए, इनके मीट के लिए, तो ऐसे केस में हम लोग उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग कहती हैं। बट पोल्ट्री फार्मिंग का मतलब ये नहीं होता है कि मुर्गियों को ला के रख दिए, उनमें भी हमें बहुत ख्याल रखना पड़ता है। तुम्हें पता है सबसे तेजी से बीमारी बर्ड्स में फैलती है। ठीक है, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में उतने तेजी से बीमारी नहीं फैलेगी, एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में उतने तेजी से बीमारी नहीं फैलती है जितने तेजी से बीमारी एक पक्षी से दूसरे पक्षी में फैलती है। तो अगर मान लेते हैं एक मुर्गी बीमार हो गई ना, तो वो उसके संपर्क में आने वाली बहुत सारी मुर्गियां बीमार हो जाती हैं। ठीक है, जिसको आपने सुना भी होगा, बर्ड फ्लू, चिकनगुनिया, राइट, ये सारी बीमारियां। सो टाइम टू टाइम इनको भी वैक्सीनेट करवाना ज़रूरी है। टाइम टू टाइम इनकी भी हाइजीन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग बेसिकली अंडे खाएंगे या फिर मीट खाएंगे इनका, तो अगर ये हेल्दी नहीं है तो हमारी बॉडी में जाने वाला वो जो प्रोडक्ट है वो भी हेल्दी नहीं है। ठीक है, अच्छा, आपको कुछ ऐसी मुर्गियां होती हैं जिन्हें सिर्फ अंडों के लिए रखा जाता है और कुछ ऐसी मुर्गियां होती हैं जिनको खाया जाता है, जिनका मीट यूज़ किया जाता है। ऐसा नहीं है कि हर मुर्गी खाई जा सकती है, हर मुर्गी अंडा देती है। भाई खाने वाले तो कुछ भी खा लेते हैं, बट मुर्गियों के प्रकार बना दिए गए हैं। तो ऐसे में मुर्गियों के दो प्रकार बनाए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश। एक को हम कहते हैं लेयर्स और दूसरे को हम लोग कहते हैं ब्रॉयलर्स। लेयर्स का मतलब होता है ऐसी मुर्गियां जो अंडों के लिए यूज़ होती हैं, जिनका मेन उद्देश्य होता है कि इनसे अंडे निकालें, और एक ऐसी मुर्गियां होती हैं जिनका मेन उद्देश्य होता है कि हम उनसे क्या निकालें, मीट निकालें। ठीक है, बराबर, ओके। तो अलग अलग आपको वेराइटीज़ दी है, जैसे लेयर्स की वैरायटी दी है लेगॉन, मेनोरोका, एनकोना, लेमन। आपको ये याद रखना है, पेपर में 1 मार्क MCQ आ सकता है कि लेयर्स वैरायटी की मुर्गियों के नाम बताओ। ब्रॉयलर का नाम क्या है, ब्रह्मा, लॉन्ग, कोचिन, एसिल। आपको ये नाम याद रखना है। और कुछ वेराइटीज़ ऐसी होती हैं जैसे कि रोड आइलैंड रेड, न्यू हैम्पशायर, प्लायमाउथ रॉक, ब्लैक रॉक। ये वो मुर्गियां हैं जिन्हें आप एग एज वेल एज मीट के लिए इस्तेमाल करते हो। तो ये भी एक ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है कि भाई एक ऐसी मुर्गियों के नाम बताइए जिनको हम दोनों पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकें। ठीक है, तो बस ये हमारे मुर्गी पालन को लेकर कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स थे। उसके बाद आता है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर का मतलब बेसिकली ये होता है कि हम लोग सिल्क वॉर्म को रहने के लिए जगह दे रहे हैं, उसको रहने के लिए हम पेड़ दे रहे हैं, पौधा दे रहे हैं, ताकि उस सिल्क वॉर्म से हम लोग क्या कर सकें, सिल्क का प्रोडक्शन कर सकें। और उस सिल्क के प्रोडक्शन को ही बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं। तो सेरीकल्चर इज अ टेक्निक बाय विच यू प्रोड्यूसेस व्हाट, प्रोड्यूसेस सिल्क। और इस सिल्क को प्रोड्यूस करने के लिए हमें सिल्क वॉर्म चाहिए होता है। तो इस काम के लिए जो हम बहुत ही कॉमनली
सिल्क वॉर्म यूज़ करते हैं उसका नाम होता है बॉम्बेक्स मोरी, ठीक है, जो कॉमनली यूज्ड वैरायटी है सेरीकल्चर के लिए। पेपर में 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए कौन सी कैटेगरी को हम लोग बहुत ही कॉमनली यूज करते हैं। इसके बारे में आपने बचपन में भी पढ़ा होगा, ये सेरीकल्चर की जो साइकिल होती है ना, इसके बारे में आपने ऑलरेडी बचपन में भी पढ़ा होगा। क्या कि जो फीमेल होती है वो हजारों अंडे दे देती है, देखो ऐसे देती है हजारों अंडे, है ना। फिर जैसे तुमने देखा है कि अगर मुर्गी अंडा देती है तो मुर्गी अंडों के ऊपर देखना बैठती है बहुत दिनों तक, फिर उसके बाद वो अंडे फूटते हैं। ये बात तो जानते हो ना। अगर ये बात नहीं जानते हो कि मुर्गी के बैठने से अंडे फूटते हैं भाई, तो फिर तुम, मैं बता रही हूँ, किसी अलग ही ग्रह के प्राणी हो, ठीक है, किसी अलग ही ग्रह के प्राणी हो। तो वैसे ही यहाँ पर भी हजारों, ठीक है, हजारों अंडे वहाँ पे होते हैं। वो अंडे धीरे 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 फूटते हैं, लेकिन ठीक है बराबर, हम लोग कई बार क्या करते हैं, हमें जल्दी होती है तो हम जल्दी में इन अंडों को आर्टिफिशियली भी फोड़ सकते हैं, ठीक है। बट मान लो अंडे फूट गए, तो अंडों के फूटने के बाद इसके अंदर से निकलता है लार्वा। इसके अंदर से क्या निकलता है, लार्वा। जैसे मुर्गी का अंडा फूटने के बाद मुर्गी के अंडे के अंदर से उसका क्या निकलता है, चूजा। कितने क्यूट दिखते हैं यार वो लोग, तुमने देखा होगा तो बहुत क्यूट दिखते हैं। चिकन पपीज, नहीं चिकन के पपीज तो नहीं बोलेंगे, जो भी हो, बहुत क्यूट दिखते हैं। तो वैसे ही ये जो लार्वा है, ये लार्वा निकलता है। ये लार्वा करता क्या है, ये जो पत्ती आपको दिख रही है ना, इसे कहते हैं मलबरी प्लांट की पत्ती। इसे क्या कहते हैं, मलबरी प्लांट की पत्ती। ये लार्वा 3 से 4 दिन तक उस मलबरी प्लांट की पत्ती को खाता है, उसके ऊपर चलता है। और जब वो उसको खाता है, जब उसको चलता है, तो उसके बॉडी के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर थूक प्रोड्यूस होती है ना, सलाइवा मतलब थूक, हमारी बॉडी के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स हैं। तो वैसे ही इस पर्टिकुलर लार्वा के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स हैं। उन सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर से सलाइवा प्रोड्यूस होता है। जब वो उस पत्ती पे चलता है तो उसका सलाइवा बाहर निकलता है, और तुम्हें जान के अजीब लगेगा कि वही सलाइवा हमारा सिल्क का थ्रेड होता है ना, बराबर। लेकिन 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 एक्चुअली दिक्कत ये होती है कि जब ये सलाइवा निकलता है उसकी बॉडी से और जब वो चलता है ना, तो सलाइवा उसी की बॉडी के आजू बाजू गोल 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 चिपक जाता है, ठीक है। जैसे आप मार्केट से धागे की गट्ठी खरीद के लाते हैं तो धागा कैसे उसके आजू बाजू लपेटा रहता है, आपके पतंग की चक्री में धागा किस तरीके से लपेटा हुआ रहता है, राइट। तो वैसे ही वो जो धागा है आप लोगों के उस पर्टिकुलर लार्वा की बॉडी में कैसा रहता है, चिपका हुआ रहता है। ओके, अब होता क्या है, दिक्कत क्या हो जाती है कि हमको तो सिल्क चाहिए। अच्छा चलो ठीक है, तो धीरे धीरे वो जो आप लोगों का लार्वा है ना, वो क्या हो जाता है, कुकून बना लेता है। कुकून का मतलब जब उसके आजू बाजू उसका सलाइवा लपेटा रहता है तो उसको कुकून कहते हैं। अब धीरे धीरे वो जो चीज़ है आपकी अडल्ट में कन्वर्ट हो जाती है। ये देखो धीरे धीरे आपके अडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। पहले प्यूपा में कन्वर्ट होती है, फिर उससे अडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट होती है। फिर बाद में इसको हम उबलते हुए पानी में डाल देते हैं और बेचारा प्यूपा मर जाता है, ठीक है। मैं क्या कह सकती हूँ, अफसोस है इस बात का मुझे भी। और जो सिल्क फाइबर है उसकी बॉडी से निकल के बाहर आ जाता है। इस सिल्क फाइबर को हम निकालते हैं, लपेटते हैं, कलर वगैरह देते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और पैक करके फिर मार्केट में बेच देते हैं, ठीक है। तो दिस इज द टेक्निक इन विच यू यूज सेरीकल्चर। तो खैर यहाँ पे हमारा ये जो प्यारा सा टॉपिक था, चैप्टर था, ये यहाँ पे ख़त्म होता है, समाप्त होता है। इससे पहले की जो एंटायर क्लास में हम लोग सारे अलग अलग टॉपिक्स के बारे में बातचीत कर चुके हैं, ठीक है। तो अभी जो तुम्हारी साइंस की किताब है, इस साइंस की किताब में हमारा जो ये पर्टिकुलर बायोलॉजी का चैप्टर था ये यहाँ पे ओवर होता है। उसके बाद तो यार एक बहुत ही पांचट सा चैप्टर है, ऑब्जर्विंग टेलीस्कोप। ये तो तुम खुद भी पढ़ोगे, तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो फिलहाल इस डिस्कशन को अभी यहाँ पे